संकुल शिक्षण डीडवाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय में पूर्णांकों की प्रश्नावली 1.3 और आगे हल करने वाले हैं। आइए, प्रश्नावली 1.3 का अंतिम प्रश्न क्रमांक 9, यह हमें कह रहा है निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इनका हम हल करने वाले हैं। आइए, पहला प्रश्न इसका ए लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है -3 गुणा फिर रिक्त स्थान और आगे दिया है 27। तो इसका अर्थ है -3 को किससे गुणा करें कि 27 आ जाए। आप समझिए, भाग का विपरीत गुणा होता है और गुणा का विपरीत भाग होता है। तो हम यहाँ पर गुणा के उत्तर में लाना है तो भाग का उपयोग कर लेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है। हमको -3 ज्ञात है और 27 ज्ञात है। इन दोनों संख्याओं का उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम 27 में -3 का भाग देंगे और 27 में -3 का भाग देने पर 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, लेकिन 27 है प्लस का और -3 है ये माइनस वाला, तो माइनस का भाग प्लस में देने पर माइनस आता है, तो -9 हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर जो हमको रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस रिक्त स्थान में हम -9 भर देंगे और क्या लिखेंगे, ये नीचे की पंक्ति आप देख लीजिए। -3 गुणा अगले कोष्टक में -9 बराबर 27, ऐसा हम लिखने वाले हैं। अगला प्रश्न लेते हैं इसी में। सी, प्रारंभ में ही इसमें रिक्त स्थान दिया है, उसी प्रकार से हल करने वाले हैं जैसा हमने ए को हल किया था। रिक्त स्थान गुणा कोष्टक -8 कोष्टक बंद बराबर -56। तो गुणा का विपरीत हमको पता है भाग होता है, तो जो ज्ञात संख्याएं हैं उनमें भाग का उपयोग कर लेंगे। इस -56 में हम -8 का भाग देंगे तो यहाँ वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। चलिए करते हैं। -56 में -8 का भाग देंगे। दोनों ही संख्याएं माइनस की है, इसलिए माइनस में माइनस का भाग तो प्लस हो जाएगा। 8 का भाग 56 में 7 बार जाता है, 8 7 56, तो 7 उत्तर आया। तो यहाँ पर जो हमको रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस स्थान पर हम 7 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यह नीचे हमने जो लिखा है उसमें आप देख लीजिए। 7 गुणा कोष्टक -8 बराबर -56, ऐसा हमारा उत्तर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों का विभाजन प्रश्नावली 1.4 में ऐसा ही सब भाग से संबंधित कार्य आने वाला है। तो एक बार ध्यान कर लीजिए आप, जैसे गुणा में होता है चिन्हों का गुणा, वैसे ही भाग में भी होता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देंगे तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस आएगा और माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस आएगा। यह क्रम पूर्व में भी हमने समझा था, अभी इसको स्मरण कर लीजिए, ये लगातार हमारे काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूर्णांकों का विभाजन हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, प्रारंभ में हमको दिया है 2 को -6 से गुणा करना है, तो हमने कर दिया 6 दूनी 12 और प्लस माइनस का गुणा -12। तो इससे विपरीत भाग होता है। -12 में 6 का भाग देंगे तो ये हमारे पास में संख्या आ गई। -12 में -6 का भाग दिया तो 12 में 6 का भाग 2 बार और माइनस माइनस का भाग प्लस। ऐसे ही दूसरे पूर्णांक का भाग इस बड़े में -12 में दिया जाए, -12 में 2 का भाग दिया जाए तो क्या होगा, 12 में 2 का भाग 6 बार और माइनस में प्लस का भाग तो माइनस। ये हमारे सामने पहली पंक्ति में आया। और
ऐसे ही नीचे जो पूर्णांक दिए उनको भी हल करके देखते हैं। देखिए इस पंक्ति में -4 को 5 से गुणा करना, -4 और 5 को गुणा किया, 5 चौके 20 और प्लस माइनस का गुणा माइनस। अभी इसका विपरीत करें तो ये जो -20 है इसमें किसी भी पूर्णांक का भाग दिया जाए उन दोनों में से तो दूसरे वाला पूर्णांक आता है। यहाँ पर -20 में हमने भाग दिया 5 का, तो 20 में 5 का भाग जाता है 4 बार, माइनस में प्लस का भाग माइनस, तो यह उत्तर आया यहाँ पर -4। ऐसे ही दूसरे वाला पूर्णांक -4 का अगर भाग इस -20 में दिया जाए तो माइनस में माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 20 में 4 का भाग 5 बार। तो एक पूर्णांक का भाग दूसरे में जिनका गुणनफल हमारे पास उत्तर में आया हुआ उस गुणनफल में दिया जाए तो दूसरे वाला पूर्णांक उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर देखिए तीसरी श्रृंखला में -8 और -9 का गुणा करें, 9 8 72 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर 72 में अगर -9 का भाग देंगे तो -8 और 72 में -8 का भाग देंगे तो -9। यह हमारे समझने के लिए है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल जो उत्तर आता है उसमें अगर एक पूर्णांक का भाग दिया जाए तो दूसरा उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होता है। व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a भाग -b बराबर -a भाग b बराबर, ये दोनों बराबर ही होंगे, एक माइनस का एक प्लस का पूर्णांक है। इनमें कभी भी b जिसका भाग देना है वह शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दोनों ही पूर्णांक अगर माइनस के हों, माइनस का a उसमें भाग देना है माइनस का b, या a और b दोनों धनात्मक हो, इनका उत्तर समान ही आने वाला है। शर्त यही है यहाँ पर भी b यानी जिसका भाग दिया जा रहा है वह शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्णांकों के भाग के गुण, तो यहाँ पर आप देखिए प्रथम में दिया है -8 में -4 का भाग देना है तो ये आएगा 2, परिणाम एक पूर्णांक है। दूसरा देखिए -4 में -8 का भाग दिया तो यह -4 बटा -8 आया। इसको अगर सरल कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यह -4 बटा -8 अथवा 1/2 ये पूर्णांक नहीं है। ठीक ऐसे ही -8 में एक पूर्णांक 3 का भाग दिया तो यह आ गया -8/3, यह भी एक पूर्णांक नहीं है। और ठीक ऐसे ही 3 में -8 का हमने भाग दिया तो 3 बटा -8 आया, यह भी एक पूर्णांक नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उन सभी में पूर्णांकों में गुणनफल एक जैसे आते थे, लेकिन यहाँ भाग में पूर्णांक का भाग पूर्णांक में देने पर हर बार परिणाम पूर्णांक नहीं आता है। अतः हम कहेंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। क्रम विनिमयता में पूर्णांकों की जांच करते हैं। यहाँ देखिए हमने संख्याएं ले ली, -8 में -4 का भाग दे रहे हैं, -8 में -4 का भाग दिया 2 आ गया। अब विपरीत क्रम करते हैं, -4 में -8 का भाग देते हैं तो आप देखिए -4 में -8 का भाग देंगे तो -4 बटा -8 लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं, जो कि उस पहले वाले 2 के बराबर नहीं हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे -8 भाग -4 बराबर नहीं है। ये बराबर के चिन्ह को हमने काट करके लिखा है, बराबर नहीं है -4 भाग -8। तो हम कहेंगे व्यापक रूप में हम कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है, अर्थात दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर भाग दिया जाए तो उत्तर समान नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पूर्णांक में शून्य का अगर भाग दिया जाए, आप देखिए 7 में शून्य का भाग देना है
तो शून्य का पहाड़ा हम बोल ही नहीं सकते। शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, वो तो शून्य ही है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हमको एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने वाला है। इसको अनंत से हम दर्शा सकते हैं। यह 8 की सी आकृति जो टेढ़ी बनी हुई है, यह अनंत है। इसको अनंत, अर्थहीन अथवा परिभाषित नहीं, ऐसा कहकर हम संबोधित करेंगे। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर वह परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही शून्य में किसी संख्या का भाग देना हो, एक उदाहरण आप देख लीजिए। शून्य में 6 का भाग दिया तो शून्य। किसी भी संख्या का शून्य में भाग दिया जाए, उत्तर शून्य ही आने वाला है। तो हम यहाँ कहेंगे शून्य में किसी पूर्णांक का भाग, परिणाम सदैव शून्य ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं पूर्णांकों में 1 का भाग दिया जाए तो यहाँ पर -8 में 1 का भाग देना। अब 1 का भाग देना होता है तो सदैव वही पूर्णांक जो दिया गया वही आता है। तो -8 में हमने भाग दिया, -8 ही उत्तर आएगा। ऐसे 10 में 1 का भाग दिया तो 1 का भाग 10 में 10 बार ही जाने वाला है। जो पूर्णांक हमने लिया वही आया। किसी पूर्णांक में 1 का भाग देने पर सदैव वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसा निष्कर्ष हमारा इस सब में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। -1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? हमने संख्या ली -10, उसमें -1 का भाग दिया। यहाँ देखिए, माइनस में माइनस का भाग गया तो प्लस, और 10 में 1 का भाग देना है तो 10। ये -10 से अब +10 प्राप्त हो गया। ऐसे ही 15 में हमने -1 का भाग दिया तो 15 में 1 का भाग देने से तो 15 है, लेकिन माइनस और प्लस इनका भाग हुआ, प्लस में माइनस का भाग दिया तो -15। तो ठीक विपरीत संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। 10 में भाग दिया तो 10 ही प्राप्त होगा, लेकिन चिन्ह बदल गया। 15 में भाग दिया तो 15 ही प्राप्त होगा, लेकिन चिन्ह बदल गया। तो हम कहेंगे किसी पूर्णांक में -1 का भाग देने पर सदैव वही ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। साहचर्य गुणधर्म में भाग। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 पक्ष ले लिए। पहले पक्ष में हमने कोष्टक लगाया प्रारंभ की 2 संख्याओं पर। दोनों ही पक्षों में 16, 4 और 2 ऐसी संख्या ली है हमने, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। लेकिन बाएं पक्ष में प्रारंभ के 2 अंक, जो 2 पूर्णांक हैं, उनको साथ में ले लिया। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और ये जो 2 है इसको ऐसा का ऐसा नीचे ले लिया। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो हमारा बाएं पक्ष का उत्तर आया 2। अब दाएं पक्ष में भी देखिए, तो हमने पीछे के 2 पूर्णांक जो है उनको साथ में कोष्टक में ले लिया, और आगे वाले को कोष्टक में नहीं रखा है। तो जो कोष्टक में संख्याएं रखी जाती है उनको पहले हल करना होता है। तो 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया। अब आगे वाला 16 ऐसा का ऐसा नीचे आ गया। अब इस 16 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आया 8। आप ध्यान करिए, दोनों पक्षों में संख्याएं एक जैसी है, लेकिन उत्तर एक जैसे नहीं आए हैं। बाएं पक्ष का उत्तर आया है 2 और दाएं पक्ष का उत्तर आया है 8। ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अतः पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न हम हल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्रश्न जो है वो हमको दिया गया है, उसमें देखिए -30 भाग 10। तो -30 में 10 का भाग देना, 30 में 10 का भाग 3 बार जाता है। माइनस की संख्या में प्लस का भाग दिया तो -3 हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही सी प्रश्न दिया है -36 भाग -9। तो 36 में 9 का भाग दे देते हैं 4 बार, माइनस में माइनस का भाग प्लस, तो 9 चौके 36 होता है। ये 4 हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही डी
-49 भाग -49 समान संख्या है, तो किसी भी समान संख्या में भाग देने पर उत्तर 1 आता है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, अतः -1 इस डी के उत्तर में आने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी का एफ प्रश्न हमने लिया है। इस एफ में दिया हुआ है शून्य में -12 का भाग देना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा शून्य में किसी भी संख्या का भाग देवें तो शून्य ही उत्तर आता है, तो यहाँ पर शून्य उत्तर आ गया। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगने वाला है। एच प्रश्न हम लेते हैं। इसमें -36 बड़े कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक, फिर -36 दिया हुआ, इसमें भाग देना है 12 का, फिर बड़ा कोष्टक बंद होकर के भाग 3। ध्यान करिए, पहले कोष्टकों के अंदर जो संख्याएं दी हुई होती है उनको हल करना होता है, उसके बाद में जो कोष्टक के बाहर संख्याएं हैं उनके चिन्हों के साथ में गणना करने का कार्य करना होता है। तो पहले कोष्टक के अंदर दिया हुआ -36 भाग 12, 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 36 का चिन्ह माइनस है, 12 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस का हो गया इस बड़े कोष्टक में। और छोटे कोष्टक के अंदर वाली संख्या चूंकि हल हो चुकी है, अतः उसको वापस छोटे कोष्टक को लिखना आवश्यक नहीं होता, जिसकी गणना हो गई वह हटता जाएगा। अभी -3 भाग 3 रह गया, तो -3 में 3 का भाग देंगे। 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, लेकिन विपरीत चिन्हों की है, अतः -1 इसका उत्तर आने वाला है। और इसी का आई हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक -6 और +5, और आगे भाग फिर बड़ा कोष्टक, उसके अंदर -2 छोटे कोष्टक में है और +1। तो 2 कोष्टक ये बड़े पहले दिए हुए, तो उनके भीतर की संख्याओं को पहले हल करना होगा। तो ये जो पहला कोष्टक है इसमें दिया हुआ -6 और +5, बीच में प्लस का निशान है, तो दोनों ही संख्याओं को ठीक से देखना। ये विपरीत चिन्हों की है, माइनस का 6 है, प्लस का 5 है। समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ जाती है, विपरीत चिन्हों की है तो घट जाएगी। तो यहाँ पर -6 बड़ा है, इसमें से 5 घट जाएगा और -1 बचेगा। ऐसे ही दूसरे कोष्टक में -2 + 1 दिया हुआ है, तो 2 बड़ा है, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, तो यहाँ पर -1 उत्तर रहेगा। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों को हल करना है, तो दोनों ही कोष्टक में आप देखिए -1 और बीच में भाग का निशान है, तो समान संख्या में भाग देना है तो उत्तर 1 ही आना है, और चूंकि दोनों का चिन्ह भी समान है अतः उत्तर आया 1। प्रत्येक कालांश की भांति आज भी गृह कार्य नोट करिए आप। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 का बी, ई और जी हमने हल नहीं किया है। यहाँ पर संख्याएं हमने लिखी है। आशा है आप ठीक प्रकार से सीख रहे हैं। आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।